किसी भी लड़की के लिए उसका मायका बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका जीवन का लगभग आधा समय मायके में ही व्यतीत होता है, लेकिन शादी होने के बाद वही मायका पराया भी हो जाता है। उसके अधिकार सीमित हो जाते हैं। उसके मायके और ससुराल के बीच एक रेखा खींच जाती है और मेरा ऐसा मानना है कि उस मर्यादा रेखा के अंदर ही औरत का मान सम्मान है। रेखा पार करते ही मान सम्मान सब चला जाता है, चाहे मायका हो या ससुराल। और एक लड़की के लिए यही सबसे अग्नि परीक्षा होती है, मर्यादा में रहकर दोनों परिवारों को खुश रखना। खैर, कहानी को शुरू करते हैं। अभी शादी के 2 साल भी तो नहीं हुए थे, इतने लड़ाई झगड़े। जो भी देखता यही कहता, ऐसी शादी से तो आजीवन कुंवारे अच्छे। माया जब बोलना शुरू करती तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। उसे जो सही लगता वही सही होता। राजू ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर इन 2 सालों में माया ने कभी भी ससुराल को अपना घर नहीं समझा। और यही बात थी जो माया भी अपने ससुराल वालों के दिल में जगह नहीं बना पाई। माया की शादी एक छोटे से गांव पहाड़पुर में राजू के साथ हुई थी। राजू के घर में खेती बाड़ी होती थी। इकलौता बेटा था अपने माता पिता का। समय के हिसाब से अपने जमाने में हाई स्कूल पास था और पूरे गांव में सबसे होनहार। पास ही के गांव के प्रधान की बेटी माया, वो भी अपने गांव के स्कूल से ही 5 पास थी। आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे गांव जाना पड़ता, इसलिए 5 तक पढ़ने के बाद घर बैठा दिया गया। लेकिन प्रधान की बेटी थी, इसलिए अपने आगे किसी को भी इंसान नहीं समझा। 17 साल की उम्र में ही शादी हो गई। राजू के जाने कितने सपने और कितनी उम्मीदें थी, जो कि माया के ढेरी पर कदम रखते ही खत्म हो गई। शादी के दूसरे दिन ही माया ने अपने रूप दिखाने शुरू कर दिए। राजू के मामा को बेटी कंचन बचपन से ही राजू के यहाँ रहती थी। भाभी चलो, बुआ बुला रही हैं। क्यों, कुछ काम है क्या? जी भाभी, आज तो आपको खाना बनाना है। अच्छा, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। हमारे यहाँ तो वो काकी ही खाना बनाती है। कोई बात नहीं भाभी, ये तो एक रस्म है। मैं हूँ ना, आपकी मदद कर दूंगी। ठीक है, चलो मैं आती हूँ। माया इतनी बेरुखी से बोला कि कंचन सहम गई। पूरा 1 घंटा हो गया था, लेकिन माया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। बुआ, अब खाना तो बन ही गया है, पर भाभी तो आई ही नहीं। जाओ एक बार फिर से बोलाओ। ना बुआ, मैं नहीं जाऊंगी, भाभी से तो डर लगता है। बिमला जी हंस दी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बिमला ने कमरे में पैर रखा तो बहू रानी अभी भी चादर ताने सो रही थी। नई नवेली है, अभी जिम्मेदारी नहीं समझती। बस यही सोचकर वो बहुत ही शांति के साथ बोली, माया बेटा उठो, आज ससुराल में तुम्हारी पहली रसोई है। पूरा खाना बन गया है, बस खीर में शक्कर डाल दो। क्या है, कोई सोने भी नहीं देता। खाना खाना सुबह से खाना। बेचारी बिमला जी क्या बोलती। तैयार होकर बाहर आ जाओ। इतना कहकर वो दुखी मन से बाहर आ गई। उतरा चेहरा देखकर कंचन बोली, बुआ भाभी तो ठीक से बात भी नहीं करती है। कोई बात नहीं, घर में सारे रिश्तेदार हैं, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं। आ रही है ना? हाँ, बोल तो दिया है। आधे घंटे बाद माया कमरे से बाहर आ गई। खीर में शक्कर डालकर सूप कर दिया और एक कटोरी खीर परोसकर भगवान के सामने रख दिया। सभी रिश्तेदारों ने माया को नेक में कुछ न कुछ जरूर दिया। इतना मिलने के बाद माया बहुत खुश थी। बिमला के कहने पर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती गई, लेकिन चेहरे पर किसी के लिए भी प्रेम भाव की झलक नहीं थी। उसका इतना रूखा स्वभाव देख सभी लोग थोड़ा निराश हुए, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगी कहकर लोगों ने बिमला को समझाया। सारे मेहमान चले गए थे। शाम का खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। माया भी सोने की तैयारी में थी। तभी राजू ने कमरे में प्रवेश किया। राजू को देख माया थोड़ा शर्मा गई। फिर बैठो माया, खड़ी क्यों हो गए? माया, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। चलो अच्छा है, कोई भी दिक्कत हो तो माँ से बता देना। कंचन अपने साथ ही रहती है, तुम्हें भी अकेलापन नहीं लगेगा। बहुत अच्छी है स्वभाव में। सुनो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मुझे तो बहुत जोर से आ रही है। लाज भी, तुम्हारे घर वालों ने मुझे सोना नहीं दिया सुबह से। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो घर की रस्म है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तो सोने दो। माया झल्लाकर बोली। माया, तुम्हें आज की रात भी नींद आ रही है? हाँ,
पर मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। सोचा था जब मिलेंगे तो खूब बातें। राजू के शब्दों में निराशा थी। देखिए, मैं अभी बहुत थकी हूँ। तुम्हें नींद नहीं आ रही हो तो बाहर चले जाओ। और माया मुंह फेर कर सो गई। राजू निराश था। उसके पहली रात के पूरे अरमान धरे के धरे रह गए। आंखों में नींद कहाँ थी। सोचा था दोनों मिलकर खुली छत पर रात भर जागेंगे। आने वाले भविष्य के सारे सपने एक ही रात में एक साथ मिलकर देखेंगे। पर माया ने सारे सपनों पर पानी फेर दिया। अगली सुबह उदास राजू का चेहरा देखकर बिमला जी का भी मन भी उदास हो गया। वो यही सोचती रही कि कहीं माया से राजू की शादी गलत तो नहीं। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 बज गए थे। माया अभी तक सो रही थी। कंचन खाना बनाकर स्कूल भी चली गई थी। राजू और राजू के पिता हेमू भी खेतों से वापस आने वाले थे, किंतु माया को सोने से ही फुर्सत नहीं थी। बिमला ने गुस्से पर काबू रखते हुए माया को आवाज लगाई, माया उठो, माया उठो। कई आवाजों के बाद भी माया ने कोई जवाब नहीं दिया। बिमला उसके कमरे में पहुंच गई। माया उठो, 9 बज गया। उठ रहे हैं अभी। माया, क्या तुम्हारे घर में सब ऐसे ही सोते हैं? सब तो नहीं, मैं सोती हूँ। अच्छा माया, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें जल्दी उठकर घर के काम काज देखने चाहिए। कहकर माया फिर सो गई। बिमला अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। अब तो ये बातें रोज की थी। माया न तो घर में किसी को भाव देती और न ही राजू को पति समझती। सारा दिन कमरे में ही घुसी रहती। बिमला जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 1 साल हो गया था शादी का। एक दिन माया राजू से बड़े प्यार से बोली, सुनो। हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। माँ से ले लो। उनसे नहीं, आपसे चाहिए। कितने चाहिए? 50,000। 50,000? राजू के लिए तो 50,000 बहुत अधिक थे। हाँ, इतने पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? तुम 1 साल से हो इस घर में, क्यों तुम्हें मालूम नहीं? वैसे तुम्हें इतने पैसे किस लिए चाहिए? मुझे गले का हार बनवाना है। अभी पैसे नहीं है, जब होंगे मिल जाएंगे। राजू कमरे से बाहर चला गया। माया ने उस दिन के बाद किसी से बात भी नहीं की और न ही खाना खाया। जब बिमला को ये बात पता चली तो उसने माया को अपना हार देकर माया के गुस्से को शांत किया। आखिर बाद में भी तो माया का ही था, लेकिन माया ने इसका गलत फायदा उठाया। अब वो बार बार नई नई फरमाइशें करने लगी और सब लोग घर में शांति बनी रहे सोचकर उसकी फरमाइश पूरी करते रहे। अब ये माया का रोज का काम हो गया था। न जाने क्यों नजदीकियां तो रिश्ते में कभी थी ही नहीं, दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। माया, तुम्हें किस चीज की कमी है? सब कुछ तो तुम्हारा ही है, फिर क्यों तुम आज तक इस घर को अपना नहीं समझ पाई? एक दिन राजू ने परेशान होकर कहा, मेरा घर है तभी तो यहाँ हूँ, पर यहाँ के लोग वहाँ जैसे नहीं हैं। हर समय पाबंदियाँ, ये मत करो वो मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। और मैं तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। उल्टा मुझे ही लगता है कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं हूँ। एक काम करो, मुझे मेरे घर भेज दो, ये रोज रोज के झंझट ही खत्म हो जाए। मायके चले जाना ही कोई भी समस्या का हल नहीं होता। ये घर तुम्हारा है, करना ही क्या है, थोड़े बहुत काम और सबसे प्यार से पेश आना है। नहीं, मुझे मेरे घर भेज दो, मेरा दम घुटता है यहाँ। मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर शादी ही क्यों की थी? माँ बाप ने कर दी इसलिए। कोई और पसंद था? अब इन बातों का क्या मतलब? अगर था तो बताया होता, बताती तो क्या शादी ना करते? हाँ, राजू रात भर सो न सका और अगले दिन माया के घर खबर कर दिया, आकर माया को ले जाए। उसे मुझसे इस घर से मुक्ति चाहिए। क्या बात कर रहे हो बेटा, समाज में कितनी हंसी हो जाएगी। हाँ माँ, जानता हूँ, पर ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? वो भी परेशान है, हम भी। माँ, किसी भी घर को अपना समझने के लिए 2 साल का समय बहुत होता है। पर बेटा, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? कुछ नहीं। और माँ, ये सच भी है, सिर्फ 7 फेरों का नाम ही शादी नहीं है, अगर दिल ना मिले तो। इतना सुनकर वो चुप हो गई। वो समझ गई थी कि उनका बेटा परिस्थितियों और किस्मत से हार मान चुका है। 3 दिन बाद माया के पिताजी उसे लेने आ गए। पर शादीशुदा बेटी अगर ससुराल छोड़कर घर आ जाए तो माता पिता को भी समाज को जवाब देना होता है। इसलिए माया के माता पिता भी घबरा गए। आप मुझसे नहीं, अपनी बेटी से पूछिए, उसे यहाँ क्या परेशानी है। माया, तुम्हें क्या दिक्कत है यहाँ?
कह तो दिया नहीं रहना, मैं इस बंधन में नहीं रह सकती। रात दिन ये मत करो वो मत करो, मेरा दम घुटता है, मुझे आज़ादी चाहिए। बेटा अब यही तेरा घर है। माया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भैया जब बहू यहाँ नहीं रहना चाहती तो आप ले जाएं। जब कभी उसे लगे कि उसे आना है बता देना, हम ले जाएंगे। माया के पिता बुझे मन से माया को लेकर चले गए। पूरा घर हल्का हल्का लग रहा था। जैसी भी थी तो इस घर की बहू ही। राजू, बिमला और कंचन माया के जाने के बाद बहुत रोए और सब एक दूसरे को समझाते रहे। मायके आकर माया बिल्कुल आज़ाद हो गई। माता पिता पहले भी कुछ नहीं कहते थे और अब भी नहीं। सोचते थे किसी दिन तो खुद ही बोलेगी मुझे मेरे घर जाना है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा दिन पूरे गांव में इधर उधर घूमना और नौकरों पर हुकूमत चलाना। तेज तो थी ही लड़ने में, इसलिए कोई भी कुछ पूछने की हिम्मत ना करता। साल भर होने को आया था। राजू बहुत उदास रहता था, पहले माया के कारण और अब बाहर वालों को जवाब देते देते थक गया था। बिमला ने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। एक दिन राजू खेत में पानी लगा रहा था। किसी बात को लेकर पास वाले खेत को लेकर दीनू से उसका झगड़ा हो गया। बात बढ़ गई और दीनू ने भी सीधे उसकी दुखती राख पर वार कर दिया। दीनू अभी पूरे खेत में पानी पहुंचा नहीं और फिर 1 घंटे की बात है, कम से कम 1 घंटा तो पानी चलने दे। अरे राजू क्या करोगे खेती करके, बच्चे तो है नहीं, आगे खेती संभालेगा कौन। अरे औरत को संभाल लेता तो खेती का मजा ही कुछ और होता। वैसे घरवाली चली क्यों गई। राजू के पास दीनू की बातों का कोई भी जवाब नहीं था। चुपचाप घर चला आया। उस दिन खाना भी नहीं खाया। बिमला जी ने सोचा परेशान है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन आधी रात को अचानक उनकी नींद खुली तो कुछ आहट सुनकर राजू के कमरे की ओर भागी। वहां जाकर देखा तो राजू बेचारे ने जहर खा लिया था। बिमला की चीख पुकार सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। रात थी इतनी जल्दी तो डॉक्टर का मिलना मुश्किल था। कंचन नमक पानी ले आई। राजू को जबरदस्ती पिलाया गया। वो पीना नहीं चाहता था क्योंकि अब तो जिंदा ही नहीं रहना चाहता था। उल्टी कर रहा था और बीच बीच में माया को याद कर रोता रहा। फिर माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ माया को बुला दो, आखिरी बार देखना चाहता हूँ। अपने बच्चे की ऐसी हालत देख हेमू ने साइकिल उठाई और आधी रात को ही माया के घर का दरवाजा खटखटाया। इतनी रात दरवाजे पर कौन हो सकता है, यही सोचते हुए प्रधान जी ने दरवाजा खोला। सामने हेमू को देख घबरा गए, वो भी पूरे 1 साल बाद। अरे आप आइए, अंदर आइए। भाई साहब राजू की तबीयत बहुत खराब है और वो बहू को याद कर रहा है। अरे क्या हुआ है, उसे रास्ते में सब बता देंगे, बस बहू को बोलिए साथ जाने के लिए। पर माया ने रात में जाने से साफ मना कर दिया। कल सुबह जाऊंगी, इतनी रात भला कौन जाएगा। माया तुम्हें साथ में जाना चाहिए। माँ जिद मत करो, मुझे नहीं जाना है बस। माँ ने माया के गाल में 2 थप्पड़ जड़ दिए। उसके विद्रोह की भाषा और अधिक भड़क गई। कहा ना नहीं जाना है, सब बहाने हैं, कुछ नहीं हुआ है उसे। और आप लोग भी नहीं रखना चाहते तो बता दीजिए, किसी कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। माया नहीं गई, लेकिन प्रधान जी साथ में गए, डॉक्टर को साथ लेकर गए। राजू की हालत बहुत खराब थी और वो माया का नाम ही बड़बड़ा रहा था। नमक पानी पीकर उल्टी करने से जहर का असर कम हो गया था। थोड़ी देर बाद राजू सो गया। होश में आने पर माया को न देख निराश था। प्रधान जी राजू के मन में माया के लिए इतना प्रेम देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें दुख था कि उनकी जिद्दी बेटी राजू के प्यार को समझ ना पाई। राजू के पास पूरी रात बैठे रहे और सुबह वापस आते हुए हेमू के आगे हाथ जोड़ दिए। भाई साहब माफ कर देना, मेरी बेटी के कारण आपके बेटे की ये हालत हो गई। पर भाई जी ऐसा कितने दिन चलेगा, बिमला जी धीरे से बोली। माया का पिता हूँ मैं, बहन जी बोलना तो नहीं चाहिए, पर मेरे विचार से आप चाहे तो राजू की दूसरी शादी कर सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतना कहकर प्रधान जी रोते हुए बाहर चले गए। प्रधान जी की बात हेमू को भी ठीक लगा। जो अपने पति को देखने भी ना आई, उससे क्या उम्मीद करना। और फिर राजू के लिए लड़की देखना शुरू हुआ। बहुत जल्द ही एक गरीब घर की लड़की से शादी राजू से हो गई। लड़की सुंदर और समझदार थी। बहुत जल्द ही राजू और उसके परिवार में उसने अपनी जगह बना ली और राजू भी उसके प्यार में खोकर पिछली जिंदगी को भूल गया। अब माया पूरी तरह आज़ाद थी। सारा दिन इसके उसके घर बैठती और जिस घर में चली जाती वहाँ झगड़ा निश्चित होना था, चाहे वो पति पत्नी हो
या सास बहू, झगड़ा तो पक्का। धीरे धीरे लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे और कोई ठीक से बात भी नहीं करता, और अगर बात बढ़ जाती तो लोग मायके में रहने का ताना भी मार देते। पर माया जाने किस मिट्टी की बनी थी, उस पर किसी की भी बात असर नहीं करती। उसकी खास सहेली सोनिया के भाई कल्लू की शादी थी। सोनिया को लेने कल्लू ससुराल जा रहा था। रास्ते में माया मिल गई। अरे कल्लू, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? माया बोली, दीदी सोनिया दीदी को लेने जा रहा हूँ, अगले हफ्ते शादी है, फिर समय नहीं मिलेगा ना, इसलिए शाम तक आ जाऊँगा। अरे पास में ही तो है, आ जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, ससुराल वाली है, अपने आप कैसे आ जाएगी, लेने जाना पड़ता है। सब आपकी तरह बहादुर थोड़े होते हैं। इतना कहकर कल्लू चला गया। जाते हुए जो आखिर बात कल्लू ने बोली वो माया को थोड़ी बुरी लगी, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दी और सोचने लगी हिम्मत तो चाहिए अकेले आने की। पर मेरे भी तो पिताजी गए थे लेने। शाम होने तक सोनिया भी आ गई और अगले दिन ही माया से मिलने जा पहुंची। इतने दिनों बाद दोनों सहेलियां मिली तो बहुत खुश हुई। तभी माया की माँ आ गई। कब आई सोनिया? कल शाम को चाची तुम्हारे वो भी आए हैं? नहीं चाची, वो तो शादी के 2 दिन पहले ही आएंगे। अच्छा, कितने दिन को आई हो? शादी के बाद तो रुक कर जाओगी? नहीं चाची, उनके साथ ही चली जाऊंगी। ससुराल से इतने ही दिन की इजाज़त मिली है। क्यों, अपने घर आने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती क्या? माया बीच में बोल पड़ी। अरे इसमें इजाज़त की क्या बात, वहाँ भी तो ढेरों काम है, जिम्मेदारी है, जाना तो पड़ेगा ही, अपना घर है। सोनिया की समझदारी देख माया को माँ की आंखें भर आई और वो अपनी माया का मुंह देखने लगी। मैं तो आ गई, मेरे बिना तो कोई काम नहीं रुका। उनको तुम्हारी आदत नहीं होगी, मेरे घर वालों को मेरी आदत हो गई है। थोड़ी देर बाद सोनिया चली गई, लेकिन जाते जाते माया के मन में एक बेचैनी छोड़ गई। शादी की चहल पहल थी, पर सोनिया समय निकालकर माया से मिलने जरूर आती। दोनों घंटों गप्पे मारती, लेकिन सोनिया कभी भी माया की ससुराल की बातें नहीं करती, क्योंकि उसने अपनी माँ से माया की पूरी कहानी सुन रखी थी। पर जिस दिन से सोनिया के पति आए, उसने माया के पास आना छोड़ दिया। माया को बुरा लगा। पति के आते ही बचपन की सहेली को भूल गई। शादी का दिन था। माया भी सज धज कर कल्लू के घर पहुंच गई। गले में वही हार पहना था जो बिमला ने दिया था। हार अच्छा था। सबने पूछा कब लिया। माया क्या बोलती, जवाब देते ना बना कि सास का है। हंस कर रह गई। सोनिया भी खूब सजी। गले में भारी हार तो नहीं था, लेकिन जीवन का असली गहना उसका पति हर पल उसके साथ था, और सोनिया का चेहरा सोने की तरह दमक रहा था। माया, ये मेरे पति हैं, और सुनिए, ये मेरी सहेली माया है। अच्छा जी, नमस्ते। अकेले ही हैं? हमारे भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। माया को कोई जवाब न सूझा। सोनिया स्थिति को समझते हुए अपने पति को लेकर वहां से हट गई। माया को बहुत बुरा लगा और वो शादी छोड़ घर आ गई। और फिर रह रहकर उसे सोनिया का पति और सोनिया याद आ रहे थे। कितनी खुश थी सोनिया, न ज़्यादा साज सिंगार और न ही कोई गहना, फिर भी सबके आकर्षण का केंद्र थी सोनिया। सजी तो माया भी थी, सोने का महंगा हार भी पहना। फिर क्या था सोनिया के पास जो माया के पास नहीं था? राजू का चेहरा माया की आंखों के सामने घूमने लगा। आज पहली बार माया को लगा कि राजू कितना जरूरी था। आज के इस अवसर पर उसे याद आ गया वो दिन जब आधी रात को उसके ससुर जी उसे लेने आए थे। पर उस दिन हुआ क्या था? पिताजी गए तो थे, पर उसने तो माँ से पूछा भी नहीं था कि उसकी ससुराल में हुआ क्या था। अगले 2 दिन बाद सोनिया भी चली गई, लेकिन एक अकेलापन छोड़ गई। न जाने क्यों कहीं भी मन नहीं लगता था माया का। बात बात पर गुस्सा आता, सारा गुस्सा घर के नौकरों पर निकलता। समय बीता, माया गुस्से से बढ़ती चली गई। लोगों की सही बातें भी गलत लगती। सोनिया के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन माया की जीवन नैया वहीं की वहीं। राजू की याद भी आती, पर अपना दुख किसे बताए। उसे पता था कि राजू ने दूसरी शादी कर ली, और राजू के इस निर्णय से तब कोई फर्क नहीं पड़ा था, किंतु आज यही सोचती कि काश ऐसा न होता। एक बार राजू को भी तो आना चाहिए था। 10 साल गुजर गए। माया की सुंदरता परिस्थितियों को देखते हुए समय से पहले ही ढल चुकी थी। वो चाहे जितना सज ले, किंतु वो पहले वाली बात नहीं थी। माता पिता भी माया की चिंता में समय से पहले ही चल बसे थे। कोई भी नहीं बचा था। अगर कोई था तो घर में सिर्फ नौकर, वो भी कितना बात करते।
बाहर निकलती तो उसे देख लोग घर के अंदर छिप जाते। अभी भी एक अकड़ बाकी थी, जिसे धन दौलत चाहिए होगी वो बुढ़ापे में सेवा करेगा। बस यही सोचकर मन को तसल्ली देती और मन की परेशानी और भाव चेहरे और बातों में ना आने देती। एक दिन दूसरे गांव में मेला लगा था। लोगों से रोज सुनती थी मेले के बारे में, पर जाए तो किसके साथ। लोग मेला देखने जाते पर उसे साथ लेकर कोई भी न जाता। जरूरत भी नहीं है किसी की। अरे जब मेला अपनी आंखों से ही देखना है तो फिर क्यों किसी का इंतजार करे। जाना भी तो अपने पैरों से ही है। यही सब सोचकर निकल पड़ी माया मेला देखने। बहुत सुंदर था सब कुछ मिल रहा था। झूला, चाट, पकोड़े, घर गृहस्थी का सामान, कपड़े, सब कुछ था। पहले तो माया ने पेट पूजा की, फिर झूले की ओर बढ़ गई। टिकट लिया और झूले पर बैठ गई। झूलते झूलते अचानक माया की नज़र सामने आगे वाली सीट पर चली गई। एक जाना पहचाना सा चेहरा। गौर से देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। राजू? हाँ, ये तो राजू ही था। साथ में गौरी, चिट्ठी औरत, शायद पत्नी थी उसकी, और 2 प्यारे प्यारे बच्चे राजू के ही होंगे। राजू को देख उसका चेहरा खिल गया, किंतु अगले ही पल साथ वाली महिला को देखकर मन उदास हो गया। कितना खुश था राजू उस महिला के साथ, और उनके साथ 2 बच्चे उनके मधुर संबंध के परिचायक थे। माया झूला रुकने का इंतजार कर रही थी, और आज उसका ये इंतजार सालों के इंतजार से भी ज़्यादा भारी था। झूला रुकते ही वो जोर से चिल्लाई, सुनिए इधर। राजू अपनी पत्नी और बच्चों में खोया हुआ था, और फिर इतनी भीड़ में आवाज़ पहुंचना मुश्किल था। सुनिए सुनिए करते माया राजू के पास पहुंच गई। अरे इधर, पहचाना? मैं माया। कौन? इतना कहकर राजू ने पलटकर देखा। सामने माया खड़ी थी। वो माया जो कभी जान हुआ करती, उखड़ती सांसों की आखिरी ख्वाहिश हुआ करती थी। वो माया को देख स्तंभ रह गया। फिर खुद को संभालते हुए अपनी पत्नी से बोला, अहिल्या, ये पहाड़पुर के स्वर्गीय प्रधान जी की बेटी माया है, और तुम आगे चलो, मेला देखो, मैं अभी आता हूँ। माया का परिचय पा अहिल्या मुस्कुराकर सिर झुका दी और आगे बढ़ गई। वो समझ गई थी कि ये माया उसके पति राजू की पहली पत्नी ही थी। और माया, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। किसके साथ आई हो? मेला देखने। अकेले आई हूँ। मेला देखने में 2-4 लोग थोड़े लगते हैं। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी अकेले ही अच्छा लगता है, इसलिए तो सारी जिंदगी अकेले ही काट दी। ताना मार रही हो? नहीं, तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है? माँ पिताजी कैसे हैं? कंचन कैसी है? अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। माँ पिताजी याद तो करते होंगे। तुम तो अपनी दुनिया में इतना खोई हो कि तुम्हें पता भी नहीं कि माँ 4 साल पहले ही चल बसी थी। माया का सिर शर्म से झुक गया। राजू, मुझे माफ़ कर दो। किस गलती की माफ़ी? तुमने तो वही किया जो तुम्हें सही लगा, अच्छा लगा। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो रही थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी तुमने, पर किस्मत ने साथ दिया। अहिल्या जीवन में आए। गरीब थी किंतु समझदार थी। मुझे और मेरे घर को संभाल लिया, और फिर भी पागल यही कहती है कि मैंने उसका जीवन संवार दिया। तुम्हें आज़ादी प्यारी थी, मुझे बंधन। देखो आज कौन ज़्यादा सुखी है, और कितना सुनाएंगे। सुनाने वाला अधिकार तो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं था। आज तो मैं तुम्हें वो आईना दिखा रहा हूँ जो इतने सालों में तुम्हें किसी ने नहीं दिखाया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था माया। मैंने तो तुम्हें मरते वक्त भी पुकारा था, पर उस वक्त भी तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें कैद ना कर लें। माया, अब शायद तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि हर आज़ादी सुखद नहीं होती। जीवन में रिश्तों का बंधन बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए, चाहे मायका हो या ससुराल। उसका मान सम्मान रिश्तों में बंधने में ही है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा में रहकर ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। हो सके तो मेरी बातें याद रखना। अब चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है। ज़्यादा दूर तक आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो मेरे प्यार से बंधी है। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया। माया देखती रह गई। आज वो खुद को ठगा महसूस कर रही थी, मानो अहिल्या ने उससे राजू को ठग लिया हो। समय से इतना आगे निकल आई थी कि अब उसके पास अकेलेपन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा था। उसका आज़ादी के प्रति मोह भंग हो चुका था। आज उसके पास अब रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था।